गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक में शुक्र के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्ववर्ती व्याख्यान में राज्य के कार्यक्षेत्र, राज्य की उत्पत्ति, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था। आज हम शुक्र शासक पर कौन से नियंत्रण लगाते हैं और प्रशासन में शुक्र की क्या कार्मिक व्यवस्था है उसका अध्ययन करेंगे। शुक्र नीति में शासक को अपार शक्तियां शुक्र के द्वारा प्रदान की गई हैं, किंतु वह एक निरंकुश शासक को मान्यता नहीं देता है, बल्कि उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि जो शासन तंत्र है या जो शासन सत्ता है वह अमर्यादित नहीं होनी चाहिए। शासक निरंकुश सत्ताधारी नहीं होना चाहिए। हालांकि शुक्र का शासक शक्ति की दृष्टिकोण से शक्ति संपन्न है और 4 प्रकार के नियंत्रण अपने शासक पर शुक्र लगाता है। पहला नियंत्रण है नीति और धर्म का नैतिक नियंत्रण। शुक्र का मानना है कि राजा को नीति का पालन करना चाहिए। अगर शासक नीति विरुद्ध आचरण करता है तो सेना, मंत्री आदि में परस्पर भेद उत्पन्न हो जाता है और ऐसी स्थिति में राज्य का पतन हो जाता है। शुक्र यह मानते हैं कि शासक को चाहिए कि वह दंड के माध्यम से प्रजा के द्वारा धर्म का पालन सुनिश्चित कराए। दंड के प्रयोग का आधार या दंड के प्रयोग का अधिकार शासक के पास है, लेकिन वह दंड का इस्तेमाल तभी कर सकता है जब वह स्वयं धर्म का पालन करे और उसका स्वयं का आचरण दोष रहित हो। शुक्र कहते हैं कि वह यानी जो शासक है वह अपने निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के आचरण में शुद्ध और मर्यादा का पालन करे। उसके द्वारा इस बात को समझना चाहिए कि यौवन, जीवन, धन, प्रभुता कोई भी चिर स्थायी नहीं होते हैं। उसे धर्म में ही निरत रहना चाहिए। अगर शासक में एक भी दुर्गुण होता है तो उसकी कीर्ति खत्म हो जाती है और वह अपनी प्रजा को वश में नहीं रख पाता। उसके मंत्री आदि सभी उसके विरुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए शासक को चाहिए कि वह नीति का पालन करे, धर्म का पालन करे। दूसरा नियंत्रण है शासकीय अभिकरणों से मंत्रणा और परामर्श। शासकीय अभिकरणों से उसे समय समय पर यानी जो मंत्रिमंडल के उसके सदस्य हैं उनसे समय समय पर उसे परामर्श लेते रहना चाहिए। उसे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो कि वह मंत्रियों के परामर्श के विरुद्ध ले। शुक्र का यह मानना है कि जो राजा बिना परामर्श के काम करता है वह जल्द ही उसका पतन हो जाता है, जल्द ही वह खत्म हो जाता है। तीसरा है शासकीय दायित्वों की उपेक्षा करने और शक्ति के दुरुपयोग करने से नष्ट हो जाने का भय। यानी कि अगर उसे इस बात का डर होना चाहिए कि अगर वह शासकीय दायित्वों की उपेक्षा करेगा या शक्तियों का दुरुपयोग करेगा तो वह सत्ता से विमुख हो सकता है। यानी कि जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता है उस राजा को देवता भी नष्ट कर देते हैं और अंत में नरक में गिरा देते हैं। यदि राजा प्रजा के विरुद्ध दंड और भेद का प्रयोग अनुचित तरीके से करता है तो वह नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नियंत्रण है जनता का नियंत्रण। जिस राजा की जनता निंदा करती है वह नष्ट हो जाता है। राजा को यह चाहिए कि प्रजा द्वारा अपनाई गई निंदा के बारे में जागरूक रहे और अपने दुर्गुणों को खत्म करने का, दुर्गुणों के निवारण करने का प्रयास करे। तो इस तरह से अपने राजा को शुक्र नियंत्रित करते हैं और वो यह मानकर चलते हैं कि जो राजा है वह इन सभी नीतियों से नियंत्रित होता है
और नियंत्रित रहकर ही वह कार्य करता है और इस रूप में वह अमर्यादित या तानाशाह शासक नहीं है। नेक्स्ट है शासन का संगठन और प्रशासनिक व्यवस्था। शासन के संगठन और प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत वह मंत्रियों को मान्यता देता है, मंत्रियों से मंत्रणा करने की बात वो करता है। और शुक्र का मानना है कि प्रजा के धर्म, अर्थ और काम प्राप्ति में राजा सहायक होना चाहिए। अकेला राजा संपूर्ण शासन का संचालन नहीं कर सकता, अतः उचित है कि योग्य परामर्शदाताओं और वह मंत्रियों की नियुक्ति करे, क्योंकि उसे अपने कार्य का संपादन करने के लिए मंत्रियों के सहयोग की जरूरत होती है। और इस संबंध में वह 10 मंत्रियों की बात करता है: पुरोहित, सुमंत्र, पंडित, मंत्री, प्रधान, सचिव, अमात्य, प्राण विभाग, प्रतिनिधि, दूत, जिनमें पुरोहित को वह सबसे ऊपर रखता है। शुक्र कहते हैं कि मंत्रियों को हमेशा राजा, राज्य तथा प्रजा के हित का चिंतन करना चाहिए। जो मंत्री हैं वे उच्च कुल में उत्पन्न हों। और यहाँ शुक्र कहते हैं कि वैसे तो मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों की नियुक्ति करनी चाहिए, और अगर ब्राह्मण ना हो तो फिर क्षत्रिय और वैश्य की उसे नियुक्ति करनी चाहिए, परंतु शूद्र की नियुक्ति मंत्रिमंडल में नहीं की जानी चाहिए। मंत्री परिषद के सदस्यों में गुणवान, शूरवीर, प्रियवादी, धर्मात्मा, पवित्र, बुद्धिमान व्यक्तियों को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए। जो मंत्री कुमार्गी होते हैं वो सन्मार्गी राजा को भी कुमार्ग की ओर ले जाते हैं, तो इसीलिए श्रेष्ठ मंत्रियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। नेक्स्ट है प्रशासन में कार्मिक व्यवस्था। शुक्र ने प्रशासन में एक बहुत ही सुदृढ़ कार्मिक व्यवस्था को मान्यता दी है, और एक ऐसी कार्मिक व्यवस्था को वे मान्यता देते हैं जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि वह कार्मिक व्यवस्था आज के समय में भी बिल्कुल सही मानी जाती है। कार्मिक व्यवस्था के संबंध में उसने जो अपने विचार दिए हैं उन्हें कुछ बिंदुओं के आधार पर हम देख सकते हैं। पहला है राज्य कर्मचारियों के लिए आचार संहिता। राज्य कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक पदों के लिए विशिष्ट योग्यताओं को वह मान्यता देते हैं। वो कहते हैं कि राजकीय कर्मचारियों को अहंकार का त्याग करना चाहिए। राजकीय कर्मचारियों के लिए आवश्यक है कि वे जन कल्याण को मान्यता दें, राजकीय कार्यों में गोपनीयता रखें, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विवाद न करें, सत्य बोलें, परोपकारी हों, आज्ञा का पालन करें। तो यानी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, और वो कहते हैं कि जो नियमों के अनुसार कार्य करते हैं वे श्रेष्ठ कार्मिक होते हैं, और जो नियमों के विरुद्ध कार्य करते हैं वे निकृष्ट होते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं वेतन, वेतनमान और वेतन वृद्धि। उचित वेतन कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। वेतनमान निर्धारित करने के 3 आधार शुक्र के द्वारा बताए गए हैं। कार्यमान, कार्य की मात्रा के अनुसार दिया जाने वाला वेतन, यानी कितना कार्य वो करेगा उसके हिसाब से वेतन दिया जाए। कार्यकाल, कार्य तथा काल के संयुक्त प्रमाण के अनुसार दिया जाने वाला वेतन, यानी कितना कार्य है और कितने समय में होगा। तीसरा है कालमान, यानी काल के अनुसार कितने समय में वो कार्य होगा उसके अनुसार जो वेतन है वह निर्धारित किया जाना चाहिए। वेतन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार के वेतनमान शुक्र निर्धारित करते हैं। श्रेष्ठ, जिसके अंतर्गत इतना वेतन दिया जाए जिससे कर्मचारी अपनी और अपने आश्रितों की आराम से पालन पोषण कर सके। मध्य, इसमें इतना वेतनमान कि वह आश्रितों का भरण पोषण कर सके। सम, इसमें केवल अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। हीन, इसमें केवल वह स्वयं का भरण पोषण कर सके। शुक्र का मानना है कि कर्मचारियों के वेतन में ना तो कटौती की जानी चाहिए, ना ही उनके भुगतान में किसी तरह का कोई विलंब किया जाना चाहिए। और इस संबंध में वो कहते हैं कि वेतनमान श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर बहुत कम वेतन होता है तो कर्मचारी अपने राजा से नाराज हो जाते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा वेतन होता है तो फिर वे अपने कार्यों में लापरवाही करने लगते हैं। नेक्स्ट है पदोन्नति।
अगर कोई श्रेष्ठ कार्य करता है तो उसे उसके पद से आगे का पद दिया जाना चाहिए, उन्नति, उसके पद की उन्नति हो, यानी आज जिस पद पर है उससे सर्वोच्च पद उसे दिया जाए। नेक्स्ट है अधिलाभ और अनुतोष, जिसे हम आज की भाषा में बोनस और ग्रेच्युटी कह सकते हैं। यानी जब कर्मचारी अच्छा कार्य करें तो उन्हें कुछ अतिरिक्त अधिलाभ दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है भविष्य निधि, पेंशन और पारिवारिक पेंशन। यहाँ उनके द्वारा यह माना गया है कि उनके भविष्य के लिए उन्हें भविष्य निधि भी दी जानी चाहिए। जब वो अपने पद से विमुक्त हो जाते हैं उन्हें पेंशन भी दी जानी चाहिए। अगर वे अपने पद से रिटायर हो जाते हैं, अपने पद से